नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा कुशवाहा, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम इस लेक्चर में भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत प्रमुखतः हम भारत चीन संबंधों का अध्ययन करेंगे। आज भारत की विदेश नीति के संबंध में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर भारत का चीन को समर्थन, फिर पंचशील सिद्धांत, भारत चीन संबंधों में तनाव और भारत और चीन के बीच तिब्बत विवाद, भारत और चीन युद्ध के परिणाम, भारत चीन संबंधों का नया दौर। आइए अब हम आगे की स्लाइड में स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन करते हैं। भारत चीन संबंध। भारत एवं चीन दोनों ही देश एशिया महाद्वीप में हैं। दोनों देशों के पास विशाल भूभाग है तथा ये दो बड़ी आबादी वाले देश हैं। दोनों ही देश विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। भारत चीन का निकटतम पड़ोसी देश है। इसकी लगभग 3488 किलोमीटर सीमा भारत की सीमा से लगी हुई है। निकटतम पड़ोसी देश होने के नाते यह भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीन काल से ही भारत और चीन संस्कृति एवं सभ्यता के केंद्र रहे हैं। इनकी सांस्कृतिक परंपराएं अति प्राचीन हैं। दोनों ही देशों ने अन्य देशों को शांति तथा संस्कृति का संदेश दिया है। प्राचीन काल में भारत के बौद्ध भिक्षु धर्म प्रचार के लिए चीन गए और चीनी यात्री फायान ह्योनसांग भारत आए। भारत के सम्राट हर्षवर्धन, कश्मीर के शासकों तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अनेक राजाओं ने चीन के सम्राटों के यहाँ अपने राजदूत भेजे तथा चीनी राजदूत भारत के शासकों में दरबार के रूप में रहे। भारत का चीन को समर्थन। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। भारत ने साम्यवादी सरकार को तुरंत मान्यता दे दी, जबकि पश्चिमी देशों में इसका विरोध हुआ। भारत ने तुरंत अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए और चीन में अपना राजदूत बनाया। भारत ने चीन को मान्यता देने की प्रश्न की वकालत संयुक्त राष्ट्र संघ में भी की। सबसे पहले भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को मान्यता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंचशील सिद्धांत। जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात है कि पंचशील सिद्धांत भारत की विदेश नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पंचशील सिद्धांत का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ने प्रारंभ किया था। अब पंचशील सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, अर्थात भारत और चीन दोनों ही एक दूसरे के संप्रभुता और स्वतंत्रता के बीच में आंतरिक मामलों में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं रखेंगे और उनकी संप्रभुता और स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी। लेकिन आप आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो चीन भारत की आंतरिक सीमाओं में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप की नीति अपना रहा है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, अर्थात दोनों ही राष्ट्र, जैसे कि भारत का प्रारंभ से ही विदेश नीति में प्रमुख ध्येय रहा है, वो किसी भी राष्ट्र को आगे से युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई राष्ट्र उसके ऊपर युद्ध करता है और उसके राष्ट्रहित की जहां भावना की स्थिति निर्मित होती है तो भारत अपने आत्मरक्षा के लिए उस युद्ध का सामना करेगा। लेकिन भारत और चीन दोनों ने ही ये अपना MOU कर रखा है कि दोनों ही एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। अब हम तीसरे पॉइंट को पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट अर्थात दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों से तात्पर्य है दोनों देश के, चूंकि दोनों देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं और चीन जो है वो साम्यवादी राष्ट्र है, भारत जो है लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है। लेकिन दोनों ही देशों में कोई भी आंतरिक अशांति या अन्य पड़ोसी देशों के द्वारा कहीं कोई आंतरिक अशांति की स्थिति निर्मित होती है तो उसके आंतरिक मामलों में कोई भी देश एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि भारत ने अभी 370 खत्म किया जम्मू कश्मीर में। चीन को वो अच्छा नहीं लगा, पाकिस्तान के समर्थन में वो था, लेकिन उसने प्रत्यक्ष रूप से उसका विरोध नहीं किया। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे परस्पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और आदर की भावना का विकास करेंगे। परस्पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और आदर से तात्पर्य है कि भारत और चीन के प्रतिनिधि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर
जब मिलेंगे तो वो एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखेंगे, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हो, G20 जैसे कि भारत को इस समय अध्यक्षता मिल गई है तो G20 की उसके प्रोग्राम में मिले, या किसी भी आपका G7 की हो, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संघ हो, उसमें भारत के और चीन के प्रतिनिधि आपस में एक दूसरे के साथ सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे। समानता से तात्पर्य है क्योंकि दोनों ही देश विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के प्रमुख देश हैं, तो दोनों ही देश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा ना करते हुए एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे और एक दूसरे से सहयोग करते हुए और समान रूप से आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। अब हम देखेंगे भारत चीन संबंधों में तनाव। भारत चीन संबंधों में तनाव से तात्पर्य है कि चूंकि जब 1948 में चीन साम्यवादी राष्ट्र जब हुआ, घोषित हुआ, उसके बाद आप देखें कि चूंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि भारत की62% सीमा जो है वो चीन के साथ मिलती है, तो गाहे बगाहे उसके साथ हमारे आंतरिक तनाव निर्मित होते रहे। जैसे 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध हुआ, 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, इन सभी में कहीं ना कहीं चीन का हस्तक्षेप रहा। अब हम देखें कि उनके प्रमुख बिंदु क्या है। भारत और चीन के संबंधों में तनाव के प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन हम निम्नांकित आधारों पर करेंगे। भारत और चीन के बीच तिब्बत विवाद। भारत और चीन के बीच स्थित एक पठारी क्षेत्र है जो 16,000 फीट ऊंचा है। यह क्षेत्र दोनों राष्ट्रों के बीच बफर क्षेत्र का कार्य करता है। तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र था, ना तो भारत के और ना ही चीन के नियंत्रण में था। चीन ने नेहरू जी को आश्वासन दिया था कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र रहेगा और इनकी केंद्रीय सरकार तिब्बत के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी, किंतु बाद में चीन धीरे धीरे तिब्बत पर अधिकार जमाने लगा। 1954 में पंचशील सिद्धांत का चीन ने यह अर्थ निकाला कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है। आप देखें कि तिब्बत का जो मामला है वो आज तक विवादग्रस्त है और तिब्बत का प्रमुख विवाद तब स्टार्ट हुआ जब दलाई लामा को भारत ने आने की स्वीकृति दे दी। 1958 में तिब्बत की जनता ने चीन के आधिपत्य के विरोध किया, जिसे चीन की सेना ने दबा दिया। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने 1959 में भारत से राजनीतिक शरण मांगी। भारत ने उनको शरण दी तथा जो तिब्बती नागरिक भारत आए थे उन्हें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनको बसाया गया। दलाई लामा को भारत में शरण देने के कारण चीन नाराज हो गया और भारत पर यह इल्जाम लगाया कि भारत चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सीमा संबंधी विवाद। 1962 में चीन ने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को नेहा क्षेत्र में हजारों मील दूर लद्दाख पर हमला किया। वर्तमान में चीन ने तिब्बत तथा अरुणाचल प्रदेश में रेलवे लाइन बिछा रखी है। हिमालय में काफी ऊपर तक सड़क निर्माण कर लिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश में लगातार हस्तक्षेप करता रहता है। यहाँ तक कि चीन ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर भी अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताया है। उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर की सीमा पर चीन हस्तक्षेप करता रहता है। चीन ने पाक को 1965 तथा 1971 के युद्ध में समर्थन किया, यहाँ तक कि परमाणु हथियार तथा मिसाइल तकनीक भी दी। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि चूंकि 1962 में भारत और चीन का आमना सामना हुआ, युद्ध हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से 1965 और 1971 में युद्ध हुआ। इन तीनों में कहीं ना कहीं चीन का प्रमुख हाथ रहा। उसके बाद यदि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला, तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ चीन चूंकि समर्थन के रूप में था और चीन चाहता था कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर आधिपत्य क्षेत्र दे दिया जाए, जो कि लेकिन अभी
कुछ समय पूर्व अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो ये चीन को रास नहीं आया। भारत चीन युद्ध के परिणाम। भारत चीन युद्ध से भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा। अर्थात जब देखा 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो भारत उसमें हार गया था। इस कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत छवि धूमिल हुई। उसके बाद भारत में विरोधी दल, जनता दल तथा अन्य दलों द्वारा भी सरकार की आलोचना हुई। इस युद्ध में सोवियत संघ भी तटस्थ बना रहा, उसने चीन को रोकने का प्रयास नहीं किया। प्रधानमंत्री नेहरू की छवि को गहरा धक्का लगा। कुछ राजनीतिक दलों ने तो उनके त्यागपत्र तक की मांग की। भारत के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा। नेहरू सरकार के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया परंतु पारित नहीं हुआ। अब इससे हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि जैसे ही भारत युद्ध में हारा तो चाहे सोवियत संघ जो कि भारत का पूर्व से ही मैत्री राष्ट्र रहा, वो भी एक तटस्थ राष्ट्र के रूप में रहा। तटस्थ राष्ट्र से तात्पर्य है कि वो राष्ट्र जो किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत अलग थलग 1965 के युद्ध में पड़ गया था। इस घटना से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में दो भागों में विभाजित हो गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन आज वर्तमान में हम दोनों ही पार्टी का अगर अस्तित्व देखेंगे तो वो वेस्ट बंगाल की तरफ ही रह गया है। अन्य राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी का हस्तक्षेप धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गया है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम देखें, सबसे पहले चीन के आक्रमण के बाद भारत ने उत्तर पूर्व के इलाकों की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। अर्थात जब चीन का 1962 में आक्रमण हुआ उस समय के पूर्व तक भारत जो है उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में अत्यधिक ध्यान नहीं देता था। क्योंकि उसकी पाकिस्तान से 1947 में आजादी के बाद ही कहीं ना कहीं नोकझोंक की स्थिति निर्मित रहती थी, तो वो पूर्व के क्षेत्र में उतना ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन जैसे ही 1962 का युद्ध हुआ तो भारत ने अपने पूर्व क्षेत्र में भी अपने सशस्त्र सेनाओं की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया, LOC पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया और वहां पर उसने ध्यान दिया कि अन्य राज्य उसकी सीमाओं के अंदर ना प्रवेश कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा हेतु चयनित शक्ति को सशक्त बनाने की ओर ध्यान दिया। सीमा सुरक्षा अर्थात आप सीमा सुरक्षा से तात्पर्य है कि सेना हमारी जो है, चाहे वो सेना हमारी BSF हो और चाहे आर्मी हो, दोनों ही सेनाओं को सुसज्जित करने का प्रयास किया। आधुनिक सशस्त्र सेनाओं से, चाहे हम आधुनिक हथियार समझ लें, और वहां पर जो सेनाओं की संख्या थी उसको भी भारत सरकार ने बढ़ाने का प्रारंभ कर दिया, जिससे कि LOC हमारी अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि युद्ध के पश्चात चीन के साथ भारत के राजनयिक संबंध टूट गए। जब 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ तो वहां पर राजनयिक संबंध स्थापित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। अतः भारत सरकार ने चीन के साथ पूर्णतः हर तरह के संबंध जो हैं अपने समाप्त कर लिए। भारत चीन संबंधों का नया दौर। 1976 में भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, चीन यात्रा पर गए। 1981 से सीमा विवादों को दूर करने के लिए लगातार वार्ताओं का दौर जारी है। 1999 से द्विपक्षीय व्यापार 30% की दर से बढ़ा है। इस समय दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर से अधिक व्यापार पहुंच गया है। विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य आर्थिक संगठनों के मामले में भी दोनों देशों की नीतियां एक जैसी हैं। अर्थात अगर हम समझना चाहें तो 62 के बाद भारत के पूर्णतः संबंध खत्म हो गए थे, लेकिन 1976 से शनय शनय आपके भारत और चीन के संबंध पुनः स्थापित होना प्रारंभ हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जब आपके विदेश मंत्री थे, उन्होंने चीन की यात्रा की, वहां पर उन्होंने राजनयिक संबंधों को स्थापित करने की प्रयास किया। फिर 99 में आप देख रहे हैं कि भारत और चीन का व्यापारिक संबंध बहुत आगे तक बढ़ गया। आज वर्तमान में देखिए तो भारत और चीन के व्यापारिक संबंध अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2006 में चीन और भारत के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए नाथुला दर्रा सिक्किम, जो 44 वर्षों से बंद था, उसे व्यापार के लिए खोल दिया गया।
चीन और भारत एक्सरसाइज हैंड इन हैंड नामक एक संयुक्त सेना अभ्यास आयोजित करते हैं। अभ्यास 2007 से प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2023 तक चीन का 5 बार दौरा किया और भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इसी संबंध में हम एक कदम और आगे बढ़े। एस जयशंकर, जो वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, वो हाल ही में अपना चीन की यात्रा पर गए और उन्होंने भारत और चीन के साथ संयुक्त रूप से 4 MOU पर हस्ताक्षर किए। इस तरह से आप देखें, भारत और चीन के व्यापारिक संबंध धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की इस लेक्चर सीरीज में हमने भारत चीन संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।